गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। अभी मोरिया सर की तरफ से आप सभी को दिल खोल कर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगर हम बातचीत किया जाए तो जो भी वीवीआई क्वेश्चन होता है वो हम एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू जो है हम लोग उसको देखते हैं। आ जाते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। ये आपका प्रैक्टिस सेट हो गया। आज आपका पहला क्वेश्चन, अगर हम पहला क्वेश्चन की बातचीत करेंगे तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका सर। क्वेश्चन की अगर बातचीत किया जाएगा तो क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति के समय दिया गया था। देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद इसको जो है ना आप सही करने का प्रयास कीजिए। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दिया गया था। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बातचीत करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की तो ये 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। इस बात को एकदम से याद कर लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रूसी क्रांति कब हुआ था तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो देखिए, मोंटेस्क्यू की बातचीत करेंगे तो इन्होंने लिखा द स्पिरिट ऑफ लाइफ। और द स्पिरिट ऑफ लाइफ को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं विधि की आत्मा। क्या बोलते हैं, विधि की आत्मा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। देखिए, अगर आप फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या हुआ था, फ्रांस के जो जनता था उसके साथ भेदभाव हो रहा था। भेदभाव क्या हो रहा था कि जनता को तीन भाग में बांट दिया गया था। एक था आपका प्रथम स्टेट, एक था द्वितीय स्टेट, एक था तृतीय स्टेट। क्या जी सर। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्टेट में जो है ना क्या था आपके सर, जितने भी जनता थे उनको बांट दिया गया था। तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे, पादरी। कौन आते थे आपके सर, प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। और इसी तरीके से आपसे पूछा तीसरा स्टेट में कौन आते थे। देखिए, जो तीसरा स्टेट होता है ना उससे टैक्स वसूली किया जा रहा था और टैक्स जबरदस्ती उससे लिया जा रहा था। और तीसरा स्टेट में न्यायाधीश हो गया, किसान हो गया, जो आम जनता हो गया, ये सब किस में आते थे। तो आपका सर ये सब जो तीसरा स्टेट में आते थे। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है क्या जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका क्या हो जाएगा, पादरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए, अमेरिका में क्या हो गया, अमेरिका में भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया था। यानी कहा जाए तो अंग्रेजों का गुलाम अमेरिका भी रहा था। अब अमेरिका के लोग सोच रहे थे आज़ादी होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक संग्राम चला जिसका नाम था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अगर इसकी बातचीत किया जाए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, इसका तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका तत्कालिक कारण था बोस्टन टी पार्टी। क्या था, बोस्टन टी पार्टी। ये क्या था, देखिए बोस्टन नामक एक बंदरगाह था। वहाँ पे क्या हुआ, चाय की जो है ना एकदम से चाय की थैली से भरी हुई एक जहाज आया। लेकिन वहाँ के लोगों ने गुस्सा के मारे क्या किया, उस जहाज को जो है ना बोस्टन बंदरगाह यानी समुद्र में फेंक दिया। यही घटना कहलाया बोस्टन टी पार्टी। और यही बोस्टन टी पार्टी जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बन गया। हालांकि अगर बातचीत करेंगे तो हालांकि ये सब भी जॉर्ज देते कि निरंकुश नीति, भौगोलिक दूरी, सप्तवर्षीय युद्ध, ये सब भी जो है इसका कारण था। लेकिन तत्कालिक कारण की बातचीत किया जाएगा तो बोस्टन टी पार्टी हो जाएगा। अच्छा, कोई बता सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था। तो आपके से सप्तवर्षीय युद्ध की बातचीत करेंगे तो ये चला था 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। यानी कि 7 वर्ष तक लगातार सप्तवर्षीय युद्ध चला था। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका, एक तरह से कहा जाए तो आपका रिवीजन क्लास है, यानी कि वन शॉट है। वन शॉट के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट में रिवीजन देखते हैं और साथ ही साथ जो है ना जो एमसीक्यू क्वेश्चन वो एमसीक्यू को देखते हैं, पीवाईक्यू को भी देखते हैं। अगर बातचीत करेंगे इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन जो है ना 2025 में भी पूछा गया है। हाँ जी, आज से 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा गया, स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था। तो स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया 2025 में भी। 2024 वगैरह सब इधर एमसीक्यू होता है। आप खुद देख रहे हैं कितना जो है ना हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खारिज किया था। अगर हम बात करेंगे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है ना समाप्त किसने किया था। खारिज मतलब क्या होता है, समाप्त किसने किया था। तो समाप्त किया था किसने, लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है काजी सर। अच्छा, पूछेगा आपसे कि जो है ना वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है ना लागू किसने किया था। तो लॉर्ड लिटन ने। किसने लाया था, यानी किसने लागू किया था। तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, यानी कि लॉर्ड लिटन ने लाया था। और समाप्त किसने किया था, तो समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बंगाल विभाजन किसने किया था। तो बंगाल विभाजन किया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिए। बंगाल विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बातचीत किया जाएगा तो मौलिक कर्तव्य जो है ना, इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया, इसकी चर्चा जो है ना भाग 4 के कॉम किया गया। कहाँ, भाग 4 के कॉम में क्या गया है। और यहाँ पे अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में क्या गया, तो अनुच्छेद 51 के कॉम में क्या गया, इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए मौलिक कर्तव्य की बातचीत किया जाए तो ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो आपका सर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। लेकिन हाँ, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया उस समय में 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, इस बात को भी याद कर लीजिएगा। देखिए 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया ये किस समिति के सिफारिश से जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समाति। कौन सा, आपके सर सरदार क्या कहिएगा, आप कहिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है ना इसे जोड़ा गया। इस पॉइंट को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जिसमें जोड़ा गया तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थे। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछेगा वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है 11 मौलिक अधिकार। कितने, 11। अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनता है जो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस से। कहाँ से लिया गया, रूस से। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस से लिया गया। तो इसको याद कर लीजिएगा। यानी कि जितना पॉइंट लिखे अपने आप में मोस्ट वीवीआई है इतना आप याद कर लीजिएगा। तो कहता है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो क्या हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1976 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है कजी सर, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है तो अब की बार आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है कजी सर, क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका सर जेम्स वाट ने जो है ना किस यंत्र का आविष्कार किया था। स्वाभाविक बात है, सबको मालूम है वाष्प इंजन का। क्या, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, जो है ना जेम्स वाट ने। आप लोग को कमेंट करके बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट रहता है, जो एग्जाम में छपने वाला रहता है उसी का हम बोलते हैं कमेंट करने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो है ना सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूलभूत चुनौती में शामिल है। देखिए जो मूलभूत चुनौती है उसमें क्या शामिल है, इसको हम बढ़िया तरीके से समझते हैं। इसका जो है ना हम थोड़ा सा एक बार क्या कर लेते हैं, मूलभूत चुनौती में शामिल क्या शामिल है, मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को खत्म करना, लोकतंत्र की संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करना, और उसके बाद एक संप्रभु एवं कार्यात्मक राज्य की स्थापना करना। और कहता है इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बढ़िया तरीके से देखिए। तो जो मूलभूत है उसमें क्या शामिल है, ये भी मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को खत्म करना, ऑप्शन ए ये भी सही है। लोकतंत्र की संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करना, ये भी सही है। एक संप्रभु एवं कार्यात्मक राज्य की स्थापना करना, ये भी सही है। यानी कि में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है 2025 में, लेकिन हम आपको लिख के दे रहे हैं, मोस्ट वीआई कर रहे हैं, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा जाएगा। यानी कि 100% चांस है कि इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है काजी सर, क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। राज्यसभा पूछा है ना, तो कल बताया था आपको, एक राज्यसभा पूछे या फिर विधान परिषद पूछे, राज्यसभा पूछे या फिर विधान परिषद पूछे, ये दोनों का कितना होता है, ये दोनों का होता है 30 वर्ष। कितना होता है, 30 वर्ष होता है। ठीक है काजी सर, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए लोकसभा, क्या पूछ दिया जाए, लोकसभा पूछ दिया जाए या फिर विधानसभा पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, तो आपको सर विधानसभा पूछ दिया जाए, या फिर आपसे मुख्यमंत्री पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, मुख्यमंत्री पूछ दिया जाए, तो इन सब का, या फिर प्रधानमंत्री पूछ दिया जाए। तो अगर प्रधानमंत्री, ठीक है कजी सर, ये सब बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, 25 वर्ष। कितना, 25 वर्ष। क्वेश्चन पूछा लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या फिर विधान परिषद का सदस्य बनने की उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज के थ्रू अगर मुखिया सरपंच वगैरह सब कुछ बनना हो उसका बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नगर पालिका को संविधान में किस संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया। क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है जो नगर पालिका है, नगर पालिका को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो देखिए अगर क्वेश्चन आपसे ये बात पूछेगा नगर पालिका को, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है नगर पालिका को जोड़ा गया। लेकिन अगर पूछा जाएगा पंचायती राज को जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो पंचायती राज को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन। कौन सा, पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को जो है ना जोड़ा गया। ठीक है, और नगर पालिका की बात करेंगे तो 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है नगर पालिका को जो है ना संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भूमि सुधार जो अधिनियम है वो कौन सा संविधान संशोधन के कौन सा अनुसूची में। अच्छा, तो भूमि सुधार अधिनियम प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया नवीं अनुसूची में, और 42वां संविधान संशोधन के तहत तो बहुत सारे काम किया गया। ठीक है कजी सर, इतना बात एकदम से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा नगर पालिका में कितने विषय पे काम करने का अधिकार दिया गया है। तो 18 विषय पे काम करने का अधिकार दिया गया है। कौन सा अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है, तो 12वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई। इस बात को भी एकदम से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। ये क्वेश्चन तो बहुत एकदम से इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को याद करने का मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, कंसेप्ट दिया था। ठीक है कजी सर, तो कहिए सर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। तो जहाँ पे गर्मी होगा वहीं पे जो है ना अधिकांशता होगा कजी सर। तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो देखिए मेढक के जो प्रजनन है उसको नष्ट करने वाला जो रसायन है वो है एंड्रीन। कौन सा, एंड्रीन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो लक्ष्मी सागर झील की अगर बातचीत किया जाएगा तो किस राज्य में है, आप लोग को मालूम है कजी सर, मालूम है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। तो एक बार आप लोग थोड़ा सा जो है इसका कमेंट करके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का सीरीज जो है डेली बाय डेली चलते रहेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप डेली बाय डेली कम से कम 20-25 क्वेश्चन देखते हैं या फिर 30 क्वेश्चन कम से कम देखते हैं, तो आप समझ जाइए आपका एग्जाम में जो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगा, क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, जो कि 100% बताया गया आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। क्वेश्चन कहता है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो लक्ष्मी सागर झील जो है वो बिहार में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा लवणीय झील है। अच्छा, लवणीय का मतलब कौन सा होता है, यानी कि जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है कजी सर, उसको हम क्या बोलते हैं, लवणीय झील बोलते हैं। ठीक है कजी सर, तो सांभर जो है ये लवणीय झील, सांभर क्या लवणीय झील कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कृत्रिम झील यानी कि भारत का प्रथम कृत्रिम झील कौन सा है। तो प्रथम कृत्रिम झील जो है ना लिख देते हैं प्रथम जो है ना कृत्रिम झील अगर आपसे पूछा जाएगा तो प्रथम कृत्रिम झील हो जाएगा कौन सा, गोविंद सागर। क्या हो जाएगा, गोविंद सागर जो है प्रथम कृत्रिम झील हो जाएगा। इस बात को भी एकदम से आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा डल झील और उलर झील के बारे में पूछा, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है। देखिए कौन सा, इंच हो जाएगा आपका क्या, निरूपक भिन्न का मापक। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है। तो दोगुनी है। स्थलीय सीमा रेखा जो है ना लगभग 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है, और जो है ना आपका जलीय है 7516 किलोमीटर जो जलीय का है। लेकिन स्थलीय की बातचीत किया जाएगा तो स्थलीय का हो जाएगा कितना, 15,200 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं 7500 का दुगुना हुआ कि नहीं, 15,200 क्या जी सर। तो यानी कि क्या हो गया, दुगुनी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो मैंने इससे पहले भी एक कंसेप्ट समझाया था, भारत पाकिस्तान पूछेगा। क्या पूछेगा, अगर भारत और पाकिस्तान पूछ दिया जाएगा तो आपको टिक कर देना है क्या, भारत और पाकिस्तान अगर पूछ दिया जाएगा तो आपको टिक कर देना है रेड क्लिप लाइन। क्या करना है, रेड क्लिप लाइन, यानी कि रेड क्लिप रेखा। ठीक है कजी सर जी, तो रेड क्लिप रेखा जो है ना ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एक रेखा है कजी सर। अगर हम बातचीत करेंगे मैकमोहन का, तो भारत और चीन के बीच में
अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, तो मैकमोहन रेखा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान पूछेगा तो रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, तो ड्यूरन रेखा हो जाएगा। या फिर पूछेगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो भी आप बताइएगा ड्यूरन रेखा, कौन सा ड्यूरन रेखा हो जाएगा। इस बात को एकदम से आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मतलब सबसे दक्षिण में कौन सा। अच्छा, सबसे उत्तरी पूछेगा तो इंदिरा कोल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पूर्वी पूछेगा तो किबुथु हो जाएगा, और सबसे पश्चिमी पूछेगा तो गुहारमोती गुजरात में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है कजी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, पाक जल संधि पूछा जाएगा, तो देखिए पाक जलडमरू मध्य पूछे, पाक जल संधि पूछे, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वो पाक जलडमरू मध्य या फिर पाक जल संधि अलग करता है, ठीक है काजी सर जी। और साथ ही साथ बातचीत किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइए भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन सी संधि, तो आपको से पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्य। साथ ही साथ मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है, ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए भारत में अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है तो वो किसका है, बिहार का। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो आपके से भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का। कितना है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश का जो है। सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, तो उत्तर प्रदेश का। और सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा सर सिक्किम का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा ये क्वेश्चन समाप्त हो गए, ये थोड़ा बहुत दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है कजी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 1 घंटा लगभग जीके पढ़ते हैं डेली। मेरा काम क्या है, 1 घंटा के आसपास या 45 मिनट का डेली जीके आपको देखना है, चाहे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम से पूछा जाएगा 100%, ठीक है कजी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान है, तो सर्वाधिक मान जो मापक विधि होता है वो होता है निरूपक भिन्न। क्या होता है, निरूपक भिन्न होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उच्चावच प्रदर्शन के लिए जो हेस्यूर विधि है, हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था, तो हेस्यूर विधि का विकास किया था लेहमान ने। किसने किया था, लेहमान ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेरिस का संधि कब हुआ था। अच्छा, पेरिस का संधि हुआ कब था, ठीक है, कोई बता सकता है। और ये भी बता रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी के एग्जाम में छपने वाला जरूर है, ठीक है, किसी न किसी के एग्जाम में छपेगा तो जरूर, किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। पेरिस संधि कब हुआ था और पेरिस संधि में क्या क्या गया था ये भी हमको बताना, ठीक है काजी सर। तो पेरिस संधि की बातचीत का जगह तो ये हुआ था 3 फरवरी 1783 ईस्वी। कब हुआ था, 3 फरवरी 1783 ईस्वी को हुआ था पेरिस संधि, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है काजी सर। आपसे क्वेश्चन पूछा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, ठीक है काजी सर, इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की बातचीत किया जाएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था आपके सर, 1 सितंबर, कब स्टार्ट हुआ था, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को क्या हो गया था, स्टार्ट हुआ था। क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अच्छा, ये समाप्त कब हुआ था, तो 2 सितंबर, कब समाप्त हुआ था, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को क्या हो गया था, एंड हो गया था, यानी कि समाप्त हो गया था, ठीक है काजी सर। अच्छा, ये कितने वर्ष तक चला, तो ये लगातार 6 वर्ष तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। इस पॉइंट को भी आप एकदम से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है काजी सर। द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या, यानी कि सभी जो है ना लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, जापान ने क्या किया, अमेरिका पे आक्रमण कर दिया और अमेरिका को आ गया गुस्सा, अमेरिका क्या आ गया गुस्सा, और अमेरिका ने क्या किया, जो है ना जापान पे परमाणु बम गिरा दिया। तो अमेरिका ने जो जापान पे पहला परमाणु बम गिराया वो गिराया हिरोशिमा पे। अमेरिका ने जापान पे जो पहला परमाणु बम गिराया वो कहाँ पे गिराया आपके सर, हिरोशिमा पे। और कब गिराया हिरोशिमा पे जो पहला परमाणु बम गिराया वो 6 अगस्त
45 को गिराया। कब? 6 अगस्त 1945 को गिराया। उसके बाद जो दूसरा परमाणु बम गिराया, दूसरा परमाणु बम गिराया नागासाकी पे। आपसे क्वेश्चन पूछा दूसरा परमाणु बम, तो दूसरा गिराया कहाँ? नागासाकी पे। और नागासाकी पे कब गिराया? तो 9 अगस्त 1945 को। कब? 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पे दूसरा परमाणु बम गिराया। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हिरोशिमा हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछेगा हिरोशिमा पर अपना पहला परमाणु बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो है ना जापान पे जो दूसरा परमाणु बम कब गिराया? तो आपका 9 अगस्त 1945 को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को एकदम से याद कर लीजिए, जितना पॉइंट है टोटल याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपको डेली चल रही है, अब लगातार आपका चलने वाला है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक जो है बढ़िया तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है कजी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पक्की सड़क, देखिए पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से जो है ना प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान की बात करेंगे तो महाराष्ट्र। सबसे अधिक कहाँ पे रोड है? तो आपके से सबसे अधिक रोड जो है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अब हाँ, बात बिल्कुल सही बोले। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके क्या करना? जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। और रही बात कि आपकी तैयारी का ये अंतिम चरण है, आप 4 से 5 लेवल में तैयारी करेंगे। सबसे पहले आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे बढ़िया तरीके से, उसके बाद फिर जो है ना आप क्वेश्चन लगाए होंगे, वो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाए, उसके बाद आप MCQ लगाए, उसके बाद जो है ना ये क्या हो रहा है, वन शॉट के थ्रू आप रिविजन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपका अंतिम चरण है पढ़ाई करने का, और इसके बाद आप सीधे एग्जाम दीजिएगा और एग्जाम में पास हो जाइएगा। और इसलिए मैं वन शॉट के थ्रू जो है ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। गारंटी के साथ बोल रहे हैं, इस सेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो मिलेगा 100% मिलेगा। कहता पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्वाभाविक सी बात है कि भाई साहब महाराष्ट्र में क्या है कि अधिकांशतः शहर है, और शहर में क्या होता है, सड़क जो है पक्की होता है, शहर क्या होता है, पक्की होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इस दृष्टिकोण से भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आपका सर बिहार है। क्या है? बिहार है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? आप बोलिएगा केरल है। क्या है? केरल है। इस बात को भी आप एकदम से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? इसका बताइए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इंदौर पतन जो है वो है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? इंदौर पतन तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए शक्ति का पृथक्करण है क्या? देखिए शक्ति का पृथक्करण है क्या? देखिए मोंटेस्क्यू ने क्या किया था, एक सिद्धांत दिया था, बोला था कि जो आप शक्ति जो पावर है उसको आप बांट करके आप लागू कीजिए तो बेस्ट होगा। इन्होंने शक्ति को 3 भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा? इन्होंने शक्ति को कितने भाग में बांटा? 3 भाग में बांटा। आपको सर ये 3 भाग कौन कौन सा है? इन्होंने बोला कि जो है पावर जो है उसको 3 भाग में बांट के चलाए। जैसे कि एक बोला कि कार्यपालिका, बोला जो कार्यपालिका ऐसा काम होगा क्या, जो भी कानून के तहत जो भी काम है उसको करना। ठीक है, उसका दूसरा बोला कि विधायिका, क्या बोला? विधायिका, बोला कि जो कानून का निर्माण करने वाला है वो बनाएगा विधायिका, यानी कि विधायिका क्या करेगी? कानून का निर्माण करेगी, कानून को बनाएगी। ठीक है कजी सर जी। उसके बाद जो है ना एक है न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। अगर हम न्यायपालिका की बातचीत करेंगे तो न्यायपालिका क्या है? ये जो है ना कानून का संरक्षण करने का काम करता है, कहाँ गलत है कहाँ सही है, सही कानून बना है कि नहीं बना है, इसी ये सब चीज़ का देखरेख करना किसका है? न्यायपालिका का। ठीक है कजी सर। तो यानी कि 3 भाग में बांटा गया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में बांटा गया। ठीक है, इसी को बोला गया शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। इसी को क्या बोला गया है? इसी को बोला गया शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत बोला गया। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा, यानी कि शक्ति को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है कजी सर। तो ये किसने बताया था? ये किसने जो है ना ये विचार दिया था? मोंटेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा नाजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो नाजीवाद का जनक की अगर बातचीत करेंगे तो नाजीवाद का जनक जो है हिटलर को कहा जाता है। नाजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो नाजीवाद का जनक हिटलर को कहा जाता है। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला जो अमेरिकी स्वतंत्रता, अच्छा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ है उसमें जो है ना एक तो था अमेरिका का सेनापति और एक जो था ना वो अंग्रेज का सेनापति था। ठीक है कजी सर। तो अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो अमेरिका का सेनापति था वाशिंगटन। कौन था? वाशिंगटन था। और बातचीत करेंगे यही कारण से
यही कारण से जो अमेरिका का राष्ट्रपति किसे बनाया गया, तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो वाशिंगटन को ही बनाया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे। आप कैसे, जॉर्ज वाशिंगटन। कौन बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। अच्छा, एक बात बता सकते हैं आप हमको, एक बात बताइए तो अमेरिका का राजधानी कहाँ है, अमेरिका का राजधानी कहाँ है, तो आपको से अमेरिका का राजधानी भी वाशिंगटन ही, इसी के नाम पे अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन रखा गया। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र किसने जारी किया था, जेफरसन ने। क्या क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र किसने जारी किया था, तो जेफरसन ने जारी किया था। इस पॉइंट को भी आप एकदम से याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा, जो स्टाम्प एक्ट जो पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, 1765 में। और स्टाम्प एक्ट पारित होने के समय प्रधानमंत्री कौन थे, ग्रीनविले। क्वेश्चन पूछा स्टाम्प एक्ट किस किस समय में पारित हुआ था, तो स्टाम्प एक्ट जो पारित हुआ था ग्रेनविले के समय में पारित हुआ था। स्टाम्प एक्ट किसके समय पारित हुआ था, तो स्टाम्प एक्ट ग्रेनविले के समय में पारित हुआ था। इस बात को भी आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये चारों पांचों पॉइंट आपको याद हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है कैजी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है ना, इसका अंत किस संधि के तहत हुआ, पेरिस की संधि के तहत हुआ। इस पॉइंट को भी आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलज खां के दरबार में का वर्णन किया है, तो हो जाएगा मार्को पोलो। कौन सा आ जाएगा, मार्को पोलो हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये बात पूछा जाएगा कि बताइए उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किसने किया था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किसने किया था, तो उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किया था किसने, बार्थोलोमियो डियाज ने। किसने, अच्छा इसी को इंग्लिश में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। ठीक है कैजी सर, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, बार्थोलोमियो डियाज ने। कब किया था, 1487 में। कब किया था, 1488 बोले, 1488 में इसकी खोज किया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा अमेरिका का खोज किसने किया था। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा अमेरिका का खोज किसने किया था, अमेरिका का खोज किसने किया था, तो अमेरिका खोज किया था कोलंबस ने। किसने किया था, अमेरिका खोज कोलंबस ने किया था। अच्छा, अमेरिका खोज कोलंबस ने कब किया था, 1492 में। कब किया था, 1492 में। इस बात को एकदम से याद कर लीजिएगा। अच्छा, 1492 में अमेरिका खोज कोलंबस ने किया था। कोलंबस ने जो है जब अमेरिका की खोज किया तो उसे एक नई दुनिया कहा था। क्या कहा था, ये एक नई दुनिया, और वहाँ के रहने वाले लोगों को रेड इंडियन कहकर पुकारा था। ठीक है काजी सर। उसके बाद अगर बातचीत किया जाएगा तो अमेरिका को विस्तार पूर्वक किसने खोजा था, तो अमेरिका को विस्तार पूर्वक जो खोजा था अमेरिगो वेस्पूची। किसने खोजा था, अमेरिगो वेस्पूची खोजा था। अमेरिगो वेस्पूची अमेरिका को जो है ना विस्तार पूर्वक खोजा था। इस पॉइंट को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है काजी सर। अच्छा, अमेरिका देश का नाम जो अमेरिका पड़ा है ये किसके नाम पे पड़ा है, तो अमेरिगो वेस्पूची के नाम पे ही अमेरिका देश का नाम अमेरिका पड़ा है। इस बात को एकदम से बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे क्वेश्चन पूछा भारत की खोज किसने किया, तो भारत की खोज किया था वास्को डिगामा ने। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि भारत की खोज किसने किया, यानी कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया, तो वास्को डिगामा ने किया। और कब किया, 1498 ईस्वी। कब किया, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने जो है ना किसका खोज किया था, आपके साथ 1498 में भारत की खोज 1498 में वास्को डिगामा ने किया था। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। भारत की खोज 1498 में वास्को डिगामा ने किया था। ठीक है कजी सर। अच्छा, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, वास्को डिगामा था। और भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली कौन था, अल्ब्रेज केवराल था। ठीक है। अच्छा, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने में मदद किसने किया था, अब्दुल मजीद या अब्दुल मुनीब ने मदद किया था, जो कि गुजराती भारतीय। अच्छा, वास्को डिगामा भारत जो पहुंचा सबसे पहले कहाँ पहुंचा, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। और वहाँ के राजा थे जमुरीन। कौन थे, जमुरीन। और जमुरीन ने इनका भव्य स्वागत भी किया, बढ़िया अच्छा खासा बढ़िया तरीके से। तो इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिएगा। इतना जितना भी मैंने पॉइंट बोला है, जितना भी पॉइंट बताया है, मोस्ट वीवीआई अपने आप में, और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा। ठीक है कजी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले भी लोग आए थे इंडिया खोजने, बट वो पहुंच नहीं पाया था। हाँ, पहले भी आया था लेकिन इंडिया को वो खोज नहीं सका था, क्योंकि सबसे पहला बार्थोलोमियो आया, इन्होंने भी नहीं खोज पाया, कोलंबस भी नहीं खोज पाया, और भी कई सारे लोग आए थे लेकिन नहीं खोज पाया। अच्छा, एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा समुद्री मार्ग से जो है ना पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था, मैगलन था। मैगलन ने, अगर यहाँ पे एक पॉइंट को याद कर लीजिएगा, क्या मैगलन ने 1519 ईस्वी में, मैगलन ने 1519 ईस्वी में जो है ना पूरा समुद्री मार्ग से 1519 ईस्वी में समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। समुद्री मार्ग से जो है पूरे विश्व का
चक्कर लगाया था, इस बात को भी एकदम से लगाया, पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार पूरे विश्व का समुद्र से जो है चक्कर लगाया था, समुद्री मार्ग से, तो आप बोलेगा मैगेलन। कौन था? मैगेलन। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 100% अब की बार 3 से 4 सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है मैगेलन ने जो है पूरे विश्व का चक्कर समुद्री मार्ग से कब लगाया था, तो आप बोलेगा 1519 में। कब लगाया था? 1519 ईस्वी में लगाया था, इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है काजी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार बताते हैं कि उनके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है काजी सर। देखिए पहली बात जान लीजिए, समानता का अधिकार क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए भेदभाव, समानता का मतलब क्या होता है? सभी लोग एक समान। समानता का मतलब क्या होता है? सभी लोग एक समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोग एक समान है, सब लोग चाहे जाति, धर्म, लिंग, जन्म आधार के किसी भी आधार पे जो है ना भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं समानता का अधिकार। और ये जो पॉइंट बोल रहा है, ये सारा पॉइंट समानता का अधिकार की ही चर्चा हो रही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कजी सर। अच्छा, समानता का अधिकार की बात करेंगे तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में किया गया है, इस बात को भी एकदम से याद कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसकी चर्चा बात करेंगे तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में, कहाँ पे गया? अनुच्छेद 32 में किया गया है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है ना संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था जो है संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा एवं हृदय किसे कहा था? क्वेश्चन, आत्मा एवं हृदय किसे कहा था? ठीक है, किसने? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर की अगर बातचीत करेंगे तो भीमराव अंबेडकर ने जो है ना, हाँ, संविधान का आत्मा एवं हृदय किसे कहा था? संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा था, यानी कि कहा जाए तो अनुच्छेद 32 को कहा था। ठीक है, अगर इसकी चर्चा कहाँ की? भाग 3 में, तो भाग 3 भी इसका हो जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये तो होगा नहीं। उसके स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार का तात्पर्य ये होगा कि आप स्वतंत्र है, हर एक दृष्टिकोण से आप आजाद है, हर एक दृष्टिकोण से आप क्या है? स्वतंत्र है, इसकी चर्चा किया जाता है। ठीक है, और इसकी चर्चा कहाँ गया? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया है, इस बात को भी एकदम से याद कर लीजिएगा। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा किया गया। ठीक है काजी सर। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या किया? अनुच्छेद 29 और 30 में जो है ना शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार की चर्चा है, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। मतलब टोटल 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार के बारे में बता दिए हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक और था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार रहा नहीं रहा, इस पॉइंट को भी आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है करजी सर। उसके बाद अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार के बारे में बता दिए। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया, और इसकी चर्चा कहाँ पे? भाग 3 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जब वर्ष 1919 में रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था तो उस वर्ष के दौरान भारत में के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? ठीक है, देखिए रॉलेट अधिनियम कब पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में। और 1919 में भारतीय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय में जो है ना भारत का वायसराय कौन था? आप लोग कमेंट कीजिए तो देखते किसका किसका आंसर सही आ रहा है। अच्छा, रीट के बारे में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर बातचीत किया जाए अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत क्या है? अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को क्या है? 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। कितना? 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए किस अनुच्छेद के तहत जो है ना सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो कि दिल्ली में है उच्चतम न्यायालय को जो है ना 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि बताइए किस अनुच्छेद के तहत जो है ना
उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 226 के तहत, कौन सा, अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय को जो है ना 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार, 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। इस बात को एकदम से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है जी सर, 5 प्रकार रीट के बारे में उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे कि हमने आपको क्या बताया, तो मैंने आपको बताया जो 1919 में कौन था, तो आपका सर 1919 में था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो हम ये बोल सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भी जो है ना कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही भारत का वायसराय या गवर्नर था। ठीक है जी सर, इतना बात आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया, अगर आप इसका सही आंसर देते हैं, ठीक है जी सर, तो हम समझ जाएंगे कि आपका ध्यान क्लास में ही रहता है और आप बेखूबी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी सर, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट कमेंट कीजिए। हाँ देखिए, आप क्लास में जो है ना कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो धीरे धीरे जो एक भय है, जो डर पैदा है, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाए। जो डर है वो डर जो है ना दूर हो जाएगा। ठीक है कह जी सर, कहता जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कई बार बता रखा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ था, तो पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है जी सर जी, जनरल डायर ने क्या किया, आदेश दिया, तो गोली अंधाधुंध चलना शुरू हो गया। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया। देखिए आपको एक टॉपिक बता रहे हैं, ये क्वेश्चन हम नहीं बोला कि ये क्वेश्चन मोस्ट, ऐसे तो क्वेश्चन बीबीआई है ही, लेकिन ये पूरे टॉपिक की बीबीआई, इसको आप पढ़ के चल जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है, जनजातीय विद्रोह। क्या नाम है, जनजातीय विद्रोह टॉपिक का नाम है। ठीक है जी सर, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एक दिन जो है ना एक क्लास में पूरे के पूरे जनजातीय विद्रोह पढ़ा देंगे, पूरे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। जितना भी एमसीक्यू, जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, टोटल क्वेश्चन हम कहाँ करा देंगे, जनजातीय विद्रोह वाला टॉपिक में करवा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। ठीक है, और ये बता रहे कि ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, मोस्ट वीवीआई टॉपिक है ऑल एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बिहार डीएलएड में 100% आएगा ही आएगा, इस बात को एकदम से जान लीजिए। ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरी पर कब हमला किया, तो 8 जनवरी 1900 को किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ 1900, पूरी 1900 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। किसने किया था, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस बात को भी आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा कमेंट बताइएगा, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, ये कमेंट बताइएगा। और इन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था, इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। और एक बात जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। तो लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है, तो देखिए लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र मूर्खों का शासन नहीं है। ठीक है कजी सर, अच्छा लोकतंत्र में समय और धन का अपव्यय होता है। देखिए लोकतंत्र में बोल रहा है कि समय जो है और जो है रुपया पैसा धन जो है उसका खर्च होता है, क्या ज़्यादा खर्चिला होता है। तो ये कथन भी गलत है, ये कथन आपका सही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि लोकतंत्र विविधताओं का साम्राज्य है। तो देखिए लोकतंत्र विविधताओं का साम्राज्य कहाँ है, नहीं, लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था। हाँ, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जो कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, यानी कि लोकतंत्र में एक जनता सरकार से सवाल पूछ सकती है। अगर मान के चलिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो आपको ये अधिकार होता है कि आप सरकार से क्या कर सकते हैं, तो आप सरकार से बढ़िया तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है क्या जी सर, हाँ लोकतंत्र के बारे में एक बात जान लीजिए, एक आपको कॉन्सेप्ट दे रहे, अगर क्वेश्चन याद रहेगा एग्जाम हॉल में,
तो अच्छी वाली बात है। अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन याद नहीं है तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे और लोकतंत्र रहेगा ऑप्शन में, तो लोकतंत्र वाला क्वेश्चन जो है ना सही होने का चांस ज़्यादा बनेगा। लोकतंत्र वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होने का चांस ज़्यादा बनेगा, इतना बात जान लीजिए, ठीक है। लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों क्या बोलते हैं, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा एक शासन प्रणाली है क्या, लोकतंत्र। इस बात को आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था यानी कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, इस बात को एकदम से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। देखिए अगर आप थोड़ा बहुत भी आप कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा तो इसका आप लोग आंसर सही जवाब दे दीजिएगा। सर कैसे, मैंने आपको बताया कि टोटल कितने मौलिक अधिकार है, टोटल 6 मौलिक अधिकार, कितने, टोटल 6 मौलिक अधिकार है। और 6 मौलिक अधिकार में एक है समानता का अधिकार, और एक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार आपका है। उसमें से समानता का बातचीत आता है तो आपको ये अनुमान लगाना है कहीं ना कहीं वो बराबरी का बातचीत कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भेदभाव को दूर करने की बातचीत कर रहा है, मतलब समानता के बारे में वो चर्चा करने वाला है, ठीक है जी सर। एक होता है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है। स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बातचीत किया जाएगा मतलब कहीं ना कहीं वो आज़ादी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कहीं ना कहीं धर्म से आज़ादी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे पढ़ना है जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहता है कौन सा, भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ जी है। आप जो है ना आपको बोलने का अधिकार है, आप कहीं भी अपना विचार रख सकते हैं, अपना विचार विमर्श रख सकते हैं, आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, मतलब बोलने का अधिकार है। उसके बाद संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हाँ जी, उसका ग्रुप आप बना सकते हैं, आप एक समूह बना सकते हैं। मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, राजनीतिक पार्टी है तो कोई जो पार्टी बनाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पार्टी बना सकता है, राजनीतिक पार्टी बना सकता है, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हाँ ये भी एकदम से है। उसके बाद किसी पेशा को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, क्या है, किसी पेशा को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, हाँ जी, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी पेशा आप चुन सकते हैं, इसको कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है कजी सर। तो किसी पेशा को स्वीकार करने का अधिकार ये भी है। तो यानी कि शस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता नहीं, आप शस्त्र धारण नहीं कर सकते, आप हथियार नहीं सकते हैं। देखिए बिना हथियार पूर्वक आप सभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप हथियार नहीं रख सकते हैं, शस्त्र रखने का अधिकार आपके पास नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है वाला पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही करण का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। तो हम आपको एक बात बताए थे, अभी जस्ट बताए थे कि लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, ऐसी शासन है जो कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, इसमें जो जवाबदेही होता है, सरकार को जवाबदेही होता है, सरकार को जवाब देना होता है। लोकतंत्र में अगर मान से सरकार ने कुछ भी गलत किया आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है कजी सर। तो वही पूछा, लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, धर्मतंत्र, निरंकुशता, लोकतंत्र, समाजवाद। अब आप ही लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहिए सर जी इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा लोकतंत्र, क्या हो जाएगा, लोकतंत्र, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर कंसेप्ट आपको मालूम था तो आप ऑप्शन सी इसको टिक कर सकते थे, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है और आपको कंसेप्ट मालूम नहीं भी था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चन कुछ रहेगा और समझ में नहीं आ रही है तो आप आंख बंद कर टिक क्या करना है, आपको आंख बंद कर टिक करना है लोकतंत्र, क्या टिक करना है, लोकतंत्र आपको टिक करना है, ठीक है कजी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या हो गया, जो लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। क्या किया, 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। तो क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अच्छा लेकिन 44वां संविधान संशोधन का जो है ना 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष भी कर दिया गया, ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भाग में बांटा गया है। देखिए वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 भाग में, कहाँ कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सर कि वो 3 वर्ग कौन कौन सा है, एक हो जाएगा आरक्षित वन, क्या हो जाएगा,
आपका सर एक हो गया आपका आरक्षित वन हो गया, ठीक है जी सर। अच्छा दूसरा अगर बातचीत क्या आ जाएगा तो दूसरा हो जाएगा संरक्षित वन, क्या हो जाएगा आपका सर दूसरा हो जाएगा संरक्षित वन हो जाएगा। इस पॉइंट को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा। एक हो गया आरक्षित वन, दूसरा हो गया संरक्षित वन, और तीसरा अगर बातचीत क्या जाएगा तीसरा हो जाएगा अवर्गीकृत, क्या हो जाएगा अवर्गीकृत वन, ठीक है जी सर। अवर्गीकृत वन हो जाएगा। तो टोटल कितने प्रकार के वन है तो आपके साथ टोटल 3 प्रकार का वन है। कौन कौन सा आरक्षित वन, संरक्षित वन और वर्गीकृत वन, ठीक है। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, आरक्षित, संरक्षित और वर्गीकृत, ठीक है। इतना समझ में आ गया जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो मैंने आपको कई दफा बता चुका है कि सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है वो है क्या, चूना पत्थर। वो क्या है आपका सर, चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। तो चूना पत्थर राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार में सबसे अधिक चूना पत्थर कहाँ पे मिलता है। तो बिहार में सबसे अधिक चूना पत्थर जो मिलता है वो रोहतास जिला से, कहाँ से मिलता है, रोहतास जिला से मिलता है। इस बात को एकदम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोहा का जो है ना अयस्क का नाम बताइए। हेमाटाइट हेमाटाइट अयस्क जो है ये किसका है, तो लोहा का जो है ना क्या हो जाएगा आपका सर जी, लोहा का जो है क्या बोलिएगा, तो लोहा का जो अयस्क है हेमाटाइट, क्या है, हेमाटाइट, ठीक है जी सर। इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। तो इतना पॉइंट आपको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाए, पूछेगा ऐसा कौन सा अधातु है, ठीक है, जो कि कमरे में द्रव की अवस्था में बना रहता है। बताइए तो ऐसा कौन सा धातु है जो कि कमरे के तापमान पे हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछ रहे साइंस से, ऐसा कौन सा धातु है जो कि हमेशा कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है। 2 क्वेश्चन आप लोग के समक्ष मैंने रखा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन क्या है, ऐसा कौन सा धातु है जो कि कमरे के तापमान पे हमेशा द्रव अवस्था में बना रहता है। एक क्वेश्चन है ऐसा कौन सा अधातु है, नॉन मेटल है, जो कि कमरे के तापमान पे हमेशा क्या रहता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ 1 सितंबर को। अच्छा 1 सितंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया है, तब बताइए ये क्वेश्चन अब बताइए कि जो भी 1 सितंबर को महामैराथन करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन करवाए थे, जाकर देख लीजिएगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाए थे, बढ़िया थे, वहाँ भी करवाए थे, और अब बोल रहा है कि ये क्वेश्चन 1 सितंबर को पूछा गया था। आप जाइए प्रैक्टिस शीट में भी मैंने करवाया था MCQ, जो चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन करवाए थे, चैप्टर वाइज जो हम करवा रहे थे वहाँ भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। अब खुद आप समझ जाइए कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से आ रहा है तो वो यहीं से आ रहा है, इसलिए जो भी आपको दिया जा रहा है आप बढ़िया तरह से उसको पढ़ लीजिए, बढ़िया तरह से कुछ कर लीजिए, ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रबर किस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आएगा। अगर हम रबर की बातचीत करेंगे तो रबर जो आएगा वो आएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, क्या आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है जी सर जी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, क्या देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, क्या लिखा हुआ है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए पर्णपाती का अर्थ समझाते हैं, पर्ण का मतलब होता है पत्ता, क्या होता है पत्ता, और पाती का मतलब होता है गिराना, क्या होता है गिराना। यानी कि पर्णपाती वन में क्या होता है, सालों भर में जो एक बार अच्छा खासा वहाँ पे पत्ता गिराते हैं, जितने भी पेड़ पौधा होता है वहाँ पे पत्ता को एक बार गिराते हैं, उसको बोलते हैं पर्णपाती वन बोलते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैंग्रोव वन, सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पे है। तो सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन है वो है सुंदरवन, कहाँ पे है, सबसे अधिक मैंग्रोव वन जो है वो है सुंदरवन में। इस बात को एकदम से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार में क्या होगा, हरा भरा पत्ता रहेगा हमेशा से, बारिश की संभावना यहाँ पे ज़्यादा रहती है, बारिश ज़्यादा होता है, वर्षा ज़्यादा होता है। लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में क्या होता है, पत्ते को गिरा दिया जाता है एक समय के लिए, ठीक है। और मैंग्रोव वन के बारे में बता दिए हैं, सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पे पाया जाता है, आप कैसे सुंदरवन में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है। इस बात को एकदम से याद करिए। सदाबहार वन पश्चिम बंगाल में भी है सर, हाँ जी, ठीक है। देखिए पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन है और वहाँ पे क्या है, मैंग्रोव वन है, ठीक है काजी सर। इतना बात आपको याद होगा काजी सर। तो टोटल आज के सेशन में मैंने कितना क्वेश्चन देखा, तो आपका सर 40 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन देखा, 40 क्वेश्चन देखा है, ठीक है जी सर। देखिए जिसका एग्जाम हो चुका है आप लोग बताइएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि उस आधार पर आगे का सेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है
उस टाइप से क्वेश्चन को सेट करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन को डेली बाय डेली जो है ना सीरीज के थ्रू आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है क्या जी सर? इतना बात समझ में आ गया?